हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्यापार की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनंत कुमार आपके रिवीजन क्लासेज में आप आज सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे। सारणी मीन्स डिटरमिनेंट का रिवीजन करवाएंगे। तो इससे पहले हमने अभी तक का रिवीजन करवा दिया था और आज आपको एक मॉडल पेपर भी सॉल्व करने को देंगे। उसको आप लोग सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बाकी अभी डिटरमिनेंट के रिवीजन में देखते हैं। तो डिटरमिनेंट का मतलब सारणिक, और सारणिक एक वर्ग आव्यूह ही होता है, अर्थात किसी वर्ग आव्यूह का मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होगी, तो उसे ही सारणिक कहेंगे। कब? जब उस वर्ग आव्यूह को किसी संख्यात्मक मान के रूप में प्रदर्शित किया जा सके तो उस वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। सारणिक हमेशा m क्रॉस n पंक्तियों और स्तंभों की कोटि का होता है, जहाँ पर m और n दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक में पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। ठीक। और किसी भी सारणिक मीन्स वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि एक आव्यूह दिया गया हो, हमारे पास 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह है। तो इसका संख्यात्मक मान अगर हमें निकालना है, संख्यात्मक मान अगर हम निकालेंगे तो इसे लिखेंगे a और इसे माड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसी को सारणिक कहेंगे। और ये जो आव्यूह है वो माड के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा और इसका संख्यात्मक मान होगा a1 क्रॉस b2 मीन्स a1 का b2 से हो जाएगा 1 × 4 - 2 × 3, तो 4 - 6 = -2। और यही संख्यात्मक मान इस वर्ग आव्यूह का सारणिक रूप कहलाता है। ठीक। तो हम इस प्रकार से सारणिक के बारे में जान चुके हैं कि सारणिक किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है। इसी प्रकार सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं जिनकी सहायता से हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाते हैं। सारणिक के गुणधर्म आपके सिलेबस में 8 गुणधर्मों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहला गुणधर्म है, किसी भी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में बदल देने पर उसके सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये है पहला गुणधर्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई सारणिक यही मान लीजिए दी गई है, सारणिक है a1 2 3 4, कहने का मतलब 1 2 3 4 अगर सारणिक है और इसकी पंक्तियों को हम स्तंभों में आपस में बदल दें, अर्थात 1 3 2 4 कर दें, तब हमारा जो सारणिक का मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे इसको करके देख लीजिए, उतना ही मान आएगा। इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, आज रिवाइज के तौर पर एक बार फिर से समझा रहे हैं, बाकी आपके पास नोट सही है। तो अगला गुणधर्म है, कहता है कि किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों या फिर किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदलने पर उसमें उसके मान में परिवर्तन, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात गुणधर्म नंबर 2 है कि अगर कोई सारणिक है, मीन्स यही सारणिक है, इसके दो पंक्तियों को या फिर दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, मीन्स इसको ऊपर और इसको नीचे कर दिया जाए, तो सारणिक के मान में चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये प्लस है तो अगला सारणिक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये गुणधर्म नंबर 2 है। इसी प्रकार किसी भी गुणधर्म 3 है, किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ एक समान हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। तीसरा गुणधर्म यह है कि किसी भी सारणी की दो पंक्तियां या फिर दो स्तंभ समान के सभी अवयव समान है तो उस सारणी का जो मान होता है वो 0 होता है। इसी प्रकार चौथा गुणधर्म है कि किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अगर k से गुणा किया जाता है तो नए सारणी का मान मूल सारणी के k गुना हो जाता है। अर्थात हम कहें कि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ को किसी एक अचर राशि जैसे कि 2 3 4 में से कोई एक संख्या है जिस
से हम किसी सारणी के एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ को गुणा करते हैं तो उस सारणी का जो मान है, जो मूल सारणी थी, पहले सारणी थी, उसके मान का उतने ही गुना होगा जिससे आपने गुणा किया उस सारणी में। ठीक, तो ये है गुणधर्म नंबर 4। इसी क्रम में गुणधर्म नंबर 5 है कि किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योग अगर है तो उसको 2 सारणिकों के रूप में हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सारणिक है, यदि उसकी कोई पंक्ति या फिर कोई स्तंभ जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयवों के योग के रूप में लिखा है तो उस सारणी को उस योग के पदों में 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुणधर्म नंबर 5 है कि यदि जैसे कि हम कहते हैं कि कोई सारणी दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 + 5 + 6 ऐसे दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि इस सारणी को इस जो तृतीय स्तंभ है इसके योग के रूप में लिखा हुआ, तो इसे हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 7 8 9 और प्लस करके क्या लिख सकते हैं 1 3 2 4 5 5 और 7 8 6। इस तरीके से हम सारणी को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये गुणधर्म नंबर 5 है। इन गुणधर्मों की सहायता से जो सारणी के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। इसी क्रम में गुणधर्म नंबर 6 है। गुणधर्म नंबर 6 है किसी सारणी की एक पंक्ति या फिर किसी के एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ के किसी संगत अवयव में जोड़ दिया या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि किसी सारणी की एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ में के सभी अवयवों को किसी अचर संख्या से गुणा करके, ठीक, गुणा करके और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो जो हमको सारणी प्राप्त होगी, नई सारणी, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सारणी है, उस सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी एक अचर संख्या से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद उस सारणी के सभी अवयवों को किसी दूसरी संगत सारणी के अवयवों से जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो जो पहले वाली सारणी का मान है वही इस सारणी का भी मान होगा, अर्थात इसका मान भी नहीं बदलता है। ठीक इसी प्रकार गुणधर्म नंबर 7 है। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होता है। अर्थात कहें कि किसी भी सारणी का अगर एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं या फिर किसी पंक्ति के सभी अवयव 0 हैं तो उस सारणी के जो मान है वो 0 ही होगा। ठीक इसी प्रकार गुणधर्म नंबर 8 है और लास्ट है। किसी सारणी में अगर कोई चर राशि यानी कि चर अवयव है दिया गया है तो सारणी के अवयव चर के रूप में बहुपद है तो x बराबर a रखने पर सारणी का मान 0 हो जाता हो तो x - a उस सारणी का गुणनखंड होता है। अर्थात गुणधर्म नंबर 8 कहता है कि अगर किसी सारणी में, अगर किसी भी सारणी में कोई चर राशि है जैसे 2 3 4 x 2 9 x 3 दिया गया है और कहा जाता है कि इस x की जगह पे अगर हम 2 रख दें या फिर 3 रख दें, फिर कोई भी मान रख दें, x का मान कोई ऐसा मान x का संख्यात्मक मान रखने पर जिस पर सारणी का जो मान है वो क्या आ जाता हो, 0 आ जाता हो तो हम कहेंगे कि x माइनस यानी x के जिस मान पर इस सारणी का मान 0 आया है वह इस सारणी का एक गुणनखंड होगा।
ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आठों गुणधर्म के सहायता से हम सारणी के जो सवाल हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी सारणी के अगर उप सारणिक निकालना हो तो हम बता चुके हैं पहले भी कि अगर मान लीजिए कोई सारणी दी गई है 3 क्रॉस 3 की 8, 9, 11, 12, 13 ये 3 क्रॉस 3 की अगर सारणी हमको दी गई है, इसके उप सारणिक निकालना हो तो हम उप सारणिक मीन्स इस सारणी के किन्हीं 2 पंक्तियों और 2 स्तंभों को लेकर के इसके उप सारणिक बना सकते हैं। तो जितने अवयव होंगे उतनी उप सारणिक बनेंगे। इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो इस उप सारणिक के 9 उप सारणिक बनते हैं। ठीक, इसी प्रकार से कहा जाए कि सहखंडज निकालना है। उप सारणिक को अंग्रेजी में माइनर कहते हैं, तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सहखंड निकालने की बात करें यानी कि कोफैक्टर, तो इसको हम कैपिटल A द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल A जो होता है वो सारणिक का जो पावर और सारणिक का जो उप सारणिक निकलती है मीन्स I प्लस J इंटू M I J, अर्थात किसी भी सारणिक का जो मान होता है उप सारणिक को, किसी भी सारणिक के जो सहखंड है, सहखंड को A से प्रदर्शित करते हैं। सहखंड उस सारणिक के उप सारणिक के जो अवयव होगा, जिस पद का अवयव होगा, जैसे कि I मीन्स पंक्तियों की संख्या, J मीन्स स्तंभों की संख्या। I का मतलब जैसे 1 हो गया, J का मतलब 2, तो 1, 1, 2 यानी कि 1 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो ये हो गया 3, अर्थात उप सारणिक जो होगी 3 1, 2 अवयव की उप सारणिक का जो सहखंड होगा वो 1 प्लस 3 -1 की पावर 1 प्लस 3 अर्थात विषम संख्या माइनस के रूप में आएगा। माइनस और प्लस को ये -1 की पावर IJ दर्शाता है। ठीक, अतः सहखंड अगर निकालना हो तो इस सारणिक के 9 सहखंड भी होंगे, जितने उप सारणिक होंगे उतने सहखंड भी होते हैं। इसी प्रकार से हम अगर सहखंडज निकालना चाहें, सहखंडज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एडजॉइंट से। ठीक, तो सहखंडज को क्या कहते हैं? एडजॉइंट इंग्लिश में। और सहखंडज मीन्स एडजॉइंट A इक्वल टू होता है हमारे पास, ये आता है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 मीन्स कहा जाए तो। और इसका क्या आता है? परिवर्त। परिवर्त का मतलब इसके पंक्ति और स्तंभ आपस में बदलने पर जो आएगा वो एडजॉइंट होगा। और A11, A12, A13 का मतलब आप जानते हैं क्या है? ये सारे उस सारणिक A के सहखंड है। और सहखंड का मतलब A11 का मतलब -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11 हो जाएगा। अर्थात A11 कैसे निकलेगा? इस सूत्र की सहायता से निकलेगा। पहले उसका उप सारणिक निकालना होगा, अर्थात उप सारणिक जैसे इसी सारणिक की, तो M11 का मतलब आप समझ गए। M11 कौन सा है? यही तो है M11। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपाने पर जो बचता है मीन्स 8, 9, 12, 13 ये हो जाएगा M11। तो इस प्रकार से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये सब निकाल लेते हैं। उसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालने पर जो आता है अवयव उसी को उस सारणिक का एडजॉइंट मीन्स सहखंडज कहते हैं। तो इस प्रकार से हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अगर किसी सारणिक का प्रतिलोम मीन्स A का प्रतिलोम निकालना हो हमें, अगर किसी सारणी का प्रतिलोम मीन्स A इनवर्स निकालना हो तो इसका भी सूत्र होता है एडजॉइंट A अपान मॉड A, जहां पर मॉड A का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो प्रतिलोम अपरिभाषित हो जाएगा, हम प्रतिलोम की गणना नहीं कर सकते उस सारणी के। तो हमें अगर A का प्रतिलोम निकालना हो मीन्स A इनवर्स निकालना हो तो एडजॉइंट A अपान मॉड A। मॉड A का मतलब उस सारणी का संख्यात्मक अवयव का संख्यात्मक मान
प्राप्त करेंगे और वो अगर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स संभव अन्यथा संभव नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी सारणी के किसी त्रिभुज के अगर 3 शीर्ष दिए गए हैं x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 अगर 3 शीर्ष दिए गए हों और कहा जाए कि इस त्रिभुज के हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है सारणी की सहायता से हम निकाल सकते हैं 1/2 और कहा सूत्र होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक, ये होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अर्थात x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जो मान होंगे रख देंगे, उस सारणी का प्रसार कर देंगे। और प्रसार आप करना जानते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कैसे किया जाता है, आप पढ़ चुके हैं। तो आप प्रसार कर लेंगे और प्रसार करने पर जो आएगा उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम इसी की सहायता से किसी भी इन तीनों बिंदुओं को संरेख अगर हम दिखाना चाहें तो संरेख के लिए क्या होगा, संरेख के लिए कंडीशन ये होती है कि ये जो दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसका मान अगर हम इसका प्रसार करें अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु जो दिए गए हैं त्रिभुज ना होकर के एक रेखा में है। अर्थात तीनों बिंदु क्या है, संरेख बिंदु होते हैं। तो संरेख के लिए भी कंडीशन हम जान गए हैं। इस प्रकार से आगे हम इसी क्रम में लास्ट इसका टॉपिक बनता है। लास्ट टॉपिक इसका क्या होता है कि हमें अगर कोई रेखाएं दी गई हो, सरल रेखाएं दी गई हो या फिर समीकरण दिए गए हैं, समीकरण के रूप में दिया गया हो, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, उन समीकरण की वैल्यू मीन्स x y z के मान निकालना हो तो हम सारणी की सहायता से उन समीकरणों को हल भी कर सकते हैं। और कैसे हल कर सकते हैं इसके लिए हम बताते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 समीकरण दिए गए हों, समीकरणों के लिए हम जैसे कि a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 या फिर d1 दिया गया हो, a2x b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 दिया गया हो। इस प्रकार से अगर हमें रेखीय समीकरण दिए गए हैं और इसका कहा जाए कि x y z की सारणी का उपयोग करके x y z का मान निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है ax प्लस b के रूप में होता है। यहाँ पर d1 d2 कह दिया है तो हम d भी कह सकते हैं या फिर इसे d ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ax प्लस b का मतलब a क्या हो जाएगा, ये जो x और y और z के गुणांक हैं इनसे हमको a मिल जाता है, जहाँ पर a क्या है, x y z के गुणांक हैं। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये a के मान है आव्यूह, और x क्या है, x यहाँ पर यही वैल्यू है जिसकी मान निकालना है। और यहाँ पर b क्या है, b है यही d1 d2 और d3। तो इन समीकरणों को सारणी के रूप में अगर लिखना है, इन सारणी की सहायता से x y z का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस रूप में हम इन समीकरणों को परिवर्तित करते हैं और परिवर्तित करने के बाद हमें a प्राप्त हो जाता है। तो a की सहायता से हम a इनवर्स निकालते हैं। क्या a का क्या निकालते हैं, a का a इनवर्स निकालते हैं। a इनवर्स आप जानते हैं कैसे निकलता है, मीन्स a ज्वाइंट a ऑफ मॉड a, और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि मॉड a 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हम कह देंगे कि x y z के अनंत मान होंगे, अर्थात मानों की गणना हम नहीं कर सकते, कोई भी मान हो सकते हैं। तो ठीक है, आप इसकी सहायता से इन समीकरणों के मान भी ज्ञात कर सकते हैं x y z के। तो
इस प्रकार से आप इतने ही पॉइंट हैं डिटरमिनेंट में हल करने के लिए, तो आप इसको नोट कर लो। तो हम एक आध क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये जो हम रिवीजन करवा रहे हैं शॉर्ट रूप में, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए, और इनसे अगर कोई डाउट है आपको तो आप ग्रुप पर क्वेश्चन भेज करके या फिर कोई डाउट भेज करके आप हमसे 11 से 12 के बीच में पूछ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हम कोई बिंदु दे देते हैं या फिर कोई साड़ी को दे देते हैं, कोई सारणी दे दें। मान लीजिए 1 2 4 0 5 6 3 1 5 है का मान अगर हमको निकालना है, तो मान निकालने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले इसका प्रसार करते हैं। मीन्स ए मीन्स प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ 1 है, 1 का करेंगे तो आएगा कितना 5 6 1 5, ये ठीक, ये बचेंगे। फिर माइनस आ जाता, हमने बताया था सहखंड की सहायता से माइनस प्लस होता है ना, -1 की पावर करके आईजे के रूप में। फिर कौन सा प्रथम पंक्ति के यहाँ पे लिखेंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, जिसके सापेक्ष लिखेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे उसको लिखना भी पड़ेगा आपको, तब हमको पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे पहली पंक्ति के तो पहला पंक्ति का पहला और 1 है, दूसरा -2 और -2 किस लाइन में, स्तंभ में, इसमें और इसमें है, इन दोनों को हाइड कर लेंगे, बचेगा 0 6 3 5, और उसके बाद +4 इसमें करेंगे तो 0 5 3 1। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। तो 25 और 6 का 9 6 -2 0 -18 और +4 0 -15, 25 से 6 गया तो कितना बचेगा 19। तो 19 ये हो गया -18 36 36 हो जाएगा, और 15 चौको 60, लेकिन माइनस का 60 हो जाएगा। 9 6 15 और 3 1 4, 9 6 15 3 1 4 1 5 55 -60 बराबर -5, ये हो जाएगा इस सारणी का मान। तो इस प्रकार से आप इन जो हमने फार्मूले आपको लिखवाए हैं, गुणधर्म बताए हैं, इनकी सहायता से सारणी के चैप्टर को आप घर पे रिवाइज करें। जो क्वेश्चन ना आए ग्रुप पर क्वेश्चन भेज करके हमसे उसका सलूशन प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट स्टेप पर